हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का यूपी बोर्ड के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। मैं संजय कुमार। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको चैप्टर नंबर 3 के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। यानी कहने का मतलब है न्यूमेरिकल की सीरीज का अगला पार्ट। ठीक है, 2 पार्ट आपके न्यूमेरिकल की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हो चुकी है, जिसमें आपके 2 चैप्टर कवर किए जा चुके हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, इन दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही साथ इसके आंसर को हमने जो है डिस्कस कर दिया है। और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। ठीक है, क्योंकि आपको पसंद भी आएगा ये वीडियो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आने वाली हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, और एक खास बात, आप लोग कमेंट में पूछा करते हैं अक्सर कि जो है क्लास कब चलती है। तो फिजिक्स की क्लास डेली एवरी डे, ठीक है, एवरी डे डेली शाम के 6 बजे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, धारा घनत्व तो विशिष्ट चालकता तथा वैद्युत क्षेत्र में परस्पर क्या संबंध है। तो देखते हैं इसको। आंसर नंबर 1, तो धारा घनत्व में और विशिष्ट चालकता में संबंध निकालना। तो विशिष्ट चालकता का फार्मूला होता है, विशिष्ट चालकता इक्वल टू होता है आपका धारा घनत्व बटे वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो अगर विशिष्ट चालकता को हम रो से यानी सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं तो सिग्मा इजकल टू धारा घनत्व को किससे लिखते हैं, जे से, जे अपान ई। तो ये हमारा फार्मूला होगा। तो चलिए साथ ही साथ इसके मात्रक और बीमा को भी डिस्कस किया जाए। ठीक है, तो मात्रक और बीमा भी देख लिया जाए क्या होता है। जरा हम थोड़ा फैन जो है ऑफ कर दें क्योंकि आवाज़ आ रही है। चलिए ठीक है, ऑफ हो गया। ठीक, चलिए तो सबसे पहले अगर इसको हमें मात्रक देखना है तो यहाँ पे देखेंगे जे का क्या मात्रक बनेगा और ई का क्या मात्रक बनेगा। तो अगर हम जे को देखें, जे क्या हमारा धारा घनत्व, और धारा घनत्व जे इजकल टू क्या होता है, आई बाई ए। तो जे का मात्रक क्या बन गया, आई का मात्रक क्या हुआ, एम्पियर, और ए क्या होता है, एरिया। ठीक है, क्षेत्रफल, तो इसका मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जे का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर मीटर स्क्वायर बटे ई हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। तो वैद्युत क्षेत्र की बीमा क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की जो बीमा होती है वो क्या होती है, न्यूटन बटे कूलाम। क्या होती है, न्यूटन बटे कूलाम। ठीक है, तो इसको अरेंज कर लो। ये आपका जो है मात्रक निकल के आ गया, ये आपका क्या निकल के आ गया, मात्रक निकल के आ गया। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या आया। और इसी को हम एक चीज और शॉर्ट फॉर्म में इसी को जो है हम ये बोलते हैं, महो बोलते हैं शायद, महो। ठीक है, महो अपान मीटर। ठीक है, महो पर मीटर। तो विशिष्ट चालकता रो का जो मात्रक होता है वो महो पर मीटर होता है। ठीक है, महो पर मीटर। और महो पर मीटर बोला किसको जाता है, इन सबको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा एक मात्रक और निकल के आता है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्या होता है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर या इनवर्स। ठीक है, तो मीटर इनवर्स को हमने बटे मीटर कर दिया है और ओम इनवर्स को जो है महो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महो। अगर हम बीमा की बात करें, इसकी बीमा निकालनी हो तो बीमा कैसे निकलेगी। बीमा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा फार्मूला होता है उसकी हर एक की बीमा निकालते हैं। तो एम्पियर की बीमा क्या हो जाएगी हमारी, एम्पियर की बीमा क्या होगी, एम्पियर धारा का मात्रक है। ठीक है, और एम्पियर की बीमा क्या हो जाएगी, ए बटे मीटर स्क्वायर, सॉरी, तो मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर की बीमा क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर। कितनी हो जाएगी, एल स्क्वायर बटे न्यूटन की बीमा क्या होती है, बल, यानी एम एल टी की पावर -2। ठीक है, फिर बटे में है कूलाम, तो कूलाम की बीमा क्या होती है, क्यू बराबर होता है आई इंटू टी, यानी इसकी बीमा होती है ए टी। ठीक है,
तो अब देखो ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया हमारा a और ऊपर हो गया at, ठीक है, बटे इसको नीचे ले आया हमने, तो ये हो गया m l t की पावर -2 और l स्क्वायर और नीचे आ गया, ठीक है। तो l मिलके कितने हो जाएंगे, l की पावर 3, या सबको अब सीधे सीधे ऊपर ले जाओ, तो m की पावर -1, l एक यहाँ है, 2 यहाँ, 2 1 3 हो गए, ऊपर नहीं है, तो यानी l की पावर -3, ठीक है। t को ऊपर ले जाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, और एक यहाँ पहले से है +1 और +2 कितना हो जाएगा, t की पावर +3। उसके बाद फिर a इंटू a स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपकी जो है बीमा है, किसकी बीमा है, विशिष्ट चालकता की। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। तो विशिष्ट चालकता इक्वल टू होता है, यानी सिग्मा इक्वल टू होता है J बाई E, जहाँ पे J जो है क्या है, धारा घनत्व है, और E क्या है, आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं बीमा लिखिए। तो विशिष्ट प्रतिरोध का क्या मात्रक होगा और इसकी क्या बीमा है, चलिए इसको भी देखा जाए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करना हो तो नोट कर लो, अदरवाइज हम इसको साफ करके आगे बढ़ें। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, आंसर नंबर 2, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं बीमा। तो विशिष्ट प्रतिरोध जो है विशिष्ट चालकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, और इसको रो से पढ़ देनी, रो इज इक्वल टू 1/σ, ठीक है। ये क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, ये क्या है, 1 विशिष्ट चालकता, ठीक है, विशिष्ट चालकता। तो एक चीज और याद रखिए कि अगर इसका मात्रक पूछा है, इसका मात्रक का मतलब क्या हो गया, 1 बटे इसका मात्रक, तो इसका मात्रक क्या निकल के, इसका मात्रक क्या अभी भी बताएगा, 1/ओम, क्या इसका मात्रक बताया हमने, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, यानी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो इनवर्स लगा, यानी ये जब ऊपर जाएगा तो पावर आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ओम मीटर, ओम मीटर, ठीक है। तो ये जो है आपकी क्या हो गई, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, ठीक है। ये आपका हो गया विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या आ गया, ओम मीटर। बीमा क्या हो जाएगी, बीमा भाई क्या होगी, तो इसकी बीमा अभी अभी निकाली गई थी, तो इसकी बीमा कितनी निकाली गई थी, 1/m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर +3 और a की पावर कितनी निकाली गई थी भाई, a की पावर 2 निकाली गई थी ना, हाँ शायद ऐसे ही समथिंग निकाला गया था, ठीक। तो ये आई थी हमारी किसकी, विशिष्ट चालकता की बीमा। तो विशिष्ट प्रतिरोध की बीमा, अब इसको ले जाओ ऊपर, तो m की पावर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी, l की पावर भी माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी, और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी बीमा हो गई, किसकी बीमा हो गई, विशिष्ट प्रतिरोध की, ठीक है। क्लियर, आंसर नंबर 2 एकदम क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, किरचॉफ का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किरचॉफ के बिना किरचॉफ के नियम के ना तो आप व्हिटस्टोन सेतु जो है सॉल्व कर सकते हैं, या उसके फार्मूले को नहीं ड्राइव कर पाएंगे, और ना ही आप विभव मापी, ठीक है। तो किरचॉफ का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ ने 2 ही नियम दिए थे, ठीक है, एक जो है संधि का नियम था और दूसरा बंद पास का नियम। तो देखते हैं आंसर नंबर 3। तो किरचॉफ का 2 नियम था, पहला जो था क्या था, संधि का नियम था, किसका, संधि का नियम। तो ये होता क्या है कि किसी भी संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। ये इनके पहले नियम का स्टेटमेंट है। यानी कहने का मतलब, अगर ये कोई जंक्शन यानी यहाँ पे तार मिल रहे हैं, तो इस संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। जैसे मान लो इधर से 2 धाराएं आ रही हैं और इस संधि से, संधि की तरफ ये दोनों आ रही, बाकी ये तीनों जो है संधि से बाहर
जा रही हैं, ठीक है। तो अगर इसको हम नाम दे दें I1, I2, I3, I4, I5, तो जो आने वाली है अगर उसका साइन हम पॉजिटिव दिखाएं तो यानी I1 प्लस I2, और जाने वाली को निगेटिव दिखाते हैं तो यानी माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू क्या होता है 0। यही इनका नियम है, या इसी को बोलते हैं समेशन I इक्वल टू 0। यानी किसी भी संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। दूसरा नियम बंद पास का नियम या लूप का नियम, ठीक है, बंद पास का नियम या लूप का नियम। तो इनका जो दूसरा नियम है, इनका दूसरा नियम ये कहता है कि किसी भी बंद पास में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल, ठीक है भाई, अगर कोई बंद पास है उसमें कोई प्रतिरोध लगा है, कोई ना कोई प्रतिरोध लगा होगा जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है। अगर नहीं भी लगा है तो तार है, तो तार का भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, ठीक है। जैसे मान लो, थोड़ा सा फिगर समझ लो, आसानी होगी, ठीक है। चलो ठीक है, ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, ये आपका बंद पास 1 हो गया, और ये आपका बंद पास क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो अब देखो, इसमें मान लेते हैं हमारी I धारा प्रवाहित हो रही, या इसको यहाँ लगा दो और बैटरी को एकदम नीचे लगा दो, ठीक है। चलो तो देखिए, ये आपका बंद पास 1 हो गया और ये आपका बंद पास क्या हो गया 2 हो गया। तो अगर इसमें धारा प्रवाहित हो रही, पहले पास को हम देखें तो पहला पास आपका यही है ना, इसमें धारा प्रवाहित हो रही, इसमें धारा की दिशा इस डायरेक्शन में है और इसमें धारा की डायरेक्शन क्या है, इस साइड है, ठीक है भाई। यहाँ से धारा निकली और यही धारा इसमें भी गई, और यही धारा, ये धारा यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो गई, ठीक है। I1 अगर इधर से I निकल ली तो इधर I1 हो गया, इधर I2, इधर I1 गई, इधर I2। तो I2 इंटू R1 बंद पास 1 के लिए I2 इंटू R1, यहाँ पे धारा की दिशा इस साइड है और यहाँ पे धारा की दिशा किस साइड है, ये धारा भी हमारी क्या है, इसी साइड बह रही है, प्लस I1 इंटू R2 इक्वल टू इसमें लगे हुए EMF, इसमें कोई बैटरी आपकी लगी है, बंद पास 1 में कोई बैटरी नहीं लगा, तो इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक है। बंद पास 2 के लिए अगर हम देखें सेकंड के लिए, तो इसमें एक ही प्रतिरोध आपका लगा है, कौन, I1 और इंटू R2 इक्वल टू, अगर इस बैटरी का विद्युत वाहक बल V माने तो इक्वल टू क्या हो जाएगा B। यही इनके सेकंड नियम है। तो ये किरचॉफ का क्या है, सेकंड नियम है, ठीक है। क्लियर हुआ एकदम से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध है। तो धारा और अनुगमन वेग में जो संबंध है वो I बराबर NEAVD होता है, लेकिन इसको प्रूफ कैसे करोगे, तो ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। आंसर नंबर 4, सबसे पहले जो धारा की बेसिक डेफिनेशन है, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा। I बराबर Q/T, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब जैसे मान लो ये कोई हमारा चालक तार है, ठीक है, ये कोई चालक तार है और इसके क्रॉस सेक्शन एरिया का क्षेत्रफल कितना है, A है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है यानी आवेश इसमें प्रवाहित होगा तभी तो विद्युत धारा मिलेगी, है कि नहीं। तो अगर मान लेते हैं इसमें जो प्रवाहित आवेश यानी जो इलेक्ट्रॉन है, हर एक आवेश का जो वेलोसिटी है हमने मान लिया कितना है, Vd है। वेलोसिटी कितनी मान ली है, Vd है। और हमने ये भी मान लिया है कि इसमें उपस्थित कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है कितनी है, स्मॉल n है, स्मॉल n है, ठीक है।
और इसके क्रॉस सेक्शन एरिया का क्षेत्रफल जो है वो कितना है, a है। तो एक सेकंड में इसके क्रॉस सेक्शन एरिया से गुजरने वाले कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? एक सेकंड में इससे कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे? तो भाई कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे? NaVd। कितने गुजरेंगे? NaVd। तो एक सेकंड में इसके क्रॉस सेक्शन एरिया से गुजरने वाले कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कुल आवेश जो होगा वो आपका हो जाएगा NeAVd। ठीक है, NaVd ये तो आपकी कुल संख्या हो गई, और E क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, क्लियर हो गया? तो NeAVd, तो ये एक सेकंड में है। तो अगर इसको हम t सेकंड तक प्रवाहित करें तो t सेकंड में गुजरने वाले कुल आवेश कितना हो जाएगा? ठीक है, एक सेकंड में ये गुजरने वाला आवेश है या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। या अगर अभी भी देखिए कोई डाउट अगर आपको लग रहा है तो एक फार्मूला जानते हो, क्या जानते हो? Q बराबर Ne। ठीक है, Ne। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? NeAVd। यानी अगर इसकी स्पीड, जैसे मान लो कोई आदमी 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा, तो वो एक सेकंड में एक घंटे में कितनी दूरी कवर करेगा? 2 किलोमीटर न कवर करेगा। ठीक है, तो 2 किलोमीटर वो कवर किया। अब मान लो अगर 1 किलोमीटर में कोई चीज वो उठाते हुए या साथ अपने ले जा रहा है। ठीक है, मान लो हर 1 किलोमीटर पे उसको अगर 10 चीजें मिल रही हैं, तो 2 किलोमीटर तक जाने के लिए उसको कितनी चीजें मिली? 10 दूनी 20 ना मिलेगा। तो वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहां पर भी आपका लागू होगा कि एक सेकंड में इस तार से प्रवाहित होने वाले कुल आवेश की संख्या क्या हो जाएगी? NeAVd। तो t समय में NeAVd इंटू T। तो ठीक है, अब यही Q का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दो, तो I बराबर क्या आ जाएगा? इस T से ये T कैंसिल हो जाएगा, तो I बराबर आ जाएगा NeAVd। यही धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध है। ठीक, यही धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। ये समझ लो कि जो है आपके हर बार बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी रूप में ये क्वेश्चन आपसे पूछ ही लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, ओम का नियम। तो देखते हैं क्या है ओम का नियम। आंसर नंबर 5, ओम का नियम। ओम का नियम प्रूफ करने के लिए अभी जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, इसका भी हमें क्या करना है? यूज करना है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम क्या करेंगे? ओम के नियम को प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको जो है प्रूफ किया जाए। सबसे पहली बात कि जो आपका ओम का नियम प्रूफ करना है उसमें ये जो संबंध हमें यूज करना है, क्या अभी भी हमने आपको बताया? I बराबर NeAVd। इसको चुपचाप बना लो समीकरण नंबर 1। क्लियर हो गया? ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। एकदम यहां तक किसी को कोई डाउट है कि नहीं है? कोई डाउट नहीं है, चलिए ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं ये हमारा कोई चालक तार है। ठीक है, इसके सिरों के बीच हमने क्या किया? विभवांतर अप्लाई किया B वोल्ट का। ठीक है, B वोल्ट का विभवांतर अप्लाई किया। तो जब विभवांतर अप्लाई करेंगे तो इसके चालक तार के सिरों के बीच क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, कितना होगा? E होगा। E वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब यहां पर हर एक चार्ज यानी हर एक इलेक्ट्रॉन पर, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो वैद्युत क्षेत्र के कारण हर एक इलेक्ट्रॉन पर एक वैद्युत बल लगेगा। और वो वैद्युत बल कितना लगेगा?
क्यू वैद्युत बल F इजकल टू लगेगा QE, ये हर एक इलेक्ट्रॉन पर लगेगा। कहाँ पर लगेगा? हर एक इलेक्ट्रॉन पर लगेगा। क्यों? क्योंकि जब हम किसी चालक तार के सिरों के बीच बैटरी यानी विभवांतर B अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो जब विभवांतर B हमने अप्लाई किया है तो विभवांतर की वजह से क्या हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? वैद्युत क्षेत्र E इजकल टू होता है B/L। चालक तार की लंबाई अगर हम L मान लें तो तब लगने वाला बल कितना हो जाएगा हमारा? F इजकल टू Q इंटू V/L, Q इंटू V/L, ठीक। V क्या चीज है? बैटरी का विभवांतर। L क्या चीज है? चालक तार की लंबाई। Q क्या है? हर एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पे हमें हर एक इलेक्ट्रॉन पर बल लग रहा, तो Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं? E लिख सकते हैं। E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं है। और F इजकल टू होता क्या है? F इजकल टू क्या होता है भाई? देखो इलेक्ट्रॉन हमारे क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो चल रहे हैं तो यानी इसमें त्वरण भी उत्पन्न हो जाएगा। तो कितना त्वरण उत्पन्न होगा? F इजकल टू क्या होता है? ma, यानी अगर एक्सीलरेशन a है यानी त्वरण a उत्पन्न हो रहा है तो a इजकल टू कितना हो जाएगा? F/m। तो उत्पन्न त्वरण a बराबर कितना हो गया? F की वैल्यू eV/Lm, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? एक्सीलरेशन आ गया किसमें? इलेक्ट्रॉन में। यानी जो इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन थे वो उतने एक्सीलरेशन से यानी eV/Lm के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के वेग से वो एक्सीलरेट हो गए यानी कि त्वरित हो गए, ठीक है। यहां तक एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर देखो पहले इसकी वेलोसिटी अगर हम मान लें कितनी थी? u1, शुरुआत में इसकी वेलोसिटी u1 थी। और एक चीज, दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों के बीच में यानी एक इलेक्ट्रॉन जब दूसरे इलेक्ट्रॉन से जाकर टकराता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? लिए गए समय को, यानी दो क्रमागत यानी कॉन्सिक्यूटिव इलेक्ट्रॉन के बीच जो टाइम लगता है कोलिजन करने में उसको हम बोलते हैं श्रांतिकाल। और इसको जो है किससे डिनोट करते हैं? टाउ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? टाउ से, ठीक है। तो अगर प्रारंभिक वेग, समय क्या हो गया हमारा? टाउ हो गया, यानी टाइम t की जगह हमने क्या लिख लिया? टाउ। ये होता है टाउ, ठीक है। तो गति के प्रथम समीकरण से इसके अंदर जो फाइनली वेलोसिटी आती है vd इजकल टू कितना हो जाएगा? vd इजकल टू क्या हो जाएगा? प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग को हमने पूरी औसत प्रारंभिक वेग को u मान लिया, प्लस u प्लस gt होता है या at होता है। a आपका ये है और t की जगह क्या रहेगा आपका? टाउ। t की जगह पे क्या आपका इस्तेमाल होगा? टाउ इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब देखो तो vd इजकल टू u प्लस a की वैल्यू eV/Lm इंटू टाउ। भाई टाउ क्या है? आपका श्रांतिकाल है, ठीक है। अब अगर इस चालक तार के अंदर हम कोई बैटरी नहीं अप्लाई करते हैं तो इसका औसत जो ऊष्मीय वेग होता है यानी u का मान, u एवरेज क्या होता है? ये आपका 0 होता है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर उधर रैंडमली मूव करते हैं और एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करते हैं, यानी इसका टोटल ऊष्मीय वेग 0 हो जाएगा। तो vd इजकल टू फाइनली हमको क्या मिल गया? vd इजकल टू मिल गया eV/Lm, ठीक है। अब यही bd का मान उठाकर कहां हमको रखना है? समीकरण नंबर 1 में आपको रख देना, ठीक है। कहां रख देना है? समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर 1 में जब हम रखेंगे तो क्या मिलेगा? ये रहा समीकरण नंबर 1। चलो रखो, I बराबर NE a EV टाउ YL वैल्यू रख गई थी E इंटू ई एन ई स्क्वायर एन ई स्क्वायर ए, ठीक है। और ये आपका हो गया V/Lm इंटू टाउ, ठीक है।
और इसी को जो चीजें इसमें कांस्टेंट है, ठीक है, जो चीजें इसमें क्या है कांस्टेंट है उसको उसी साइड रख दो और बाकी सबको क्या करो दूसरी साइड। एल को हम ले आते हैं दूसरी साइड, ठीक है, एल को ले आओ दूसरी साइड, नहीं सॉरी एक मिनट, एल को नहीं बी को ले आओ, ठीक है, बी को इस साइड ले आओ तो आई बटे वी इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए टाउ अपान एल एम, ठीक है, इसको पलट दो तो बी अपान आई इक्वल टू क्या हो जाएगा एल एम बट, एक मिनट आपको दिख रहा कि नहीं दिख रहा, थोड़ा सा हम देख लें, नहीं तो बोलो उसके नीचे नहीं लिखे, नहीं तो नहीं दिखेगा, चलिए इधर लिखते हैं, इधर मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इस साइड लिख रहे हैं। तो वहां से क्या निकला था आई वाई वी इक्वल टू, ध्यान दीजिए एन ई स्क्वायर ए टाउ अपान एल एम, तो वी अपान आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी अपान आई इक्वल टू क्या हो जाएगा एल एम बटे एन ई स्क्वायर ए टाउ, और ये सारी चीजें आपकी कांस्टेंट है, क्या है ये कांस्टेंट है यानी एक नियतांक है, क्या है नियतांक। कैसे नियतांक है ध्यान दो, जो चालक तार आपकी ली गई है उसकी लंबाई हम नहीं बदल रहे हैं, ये ओम के नियम की पहली शर्त है। दूसरी, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी नहीं बदलेगा, ठीक है, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो वो भी नहीं बदलने वाली है, e एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है ये भी नहीं बदलने वाला है, a तार के क्रॉस सेक्शन एरिया का क्षेत्रफल है ये भी आपका वही रहेगा, जब तार ही वही है तो क्षेत्रफल भी वही रहेगा, टाउ क्या श्रांतिकाल है यानी दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों के बीच टकराने में समय टाउ है, ठीक है, तो वो भी नहीं बदलेगा, तो यानी बी अपान आई इक्वल टू क्या मिला हमको नियतांक, और यही जो है क्या है ओम का नियम है, और इसी नियतांक को हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया। अगर किसी को इसमें कहीं डाउट हो तो बिल्कुल पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हम अगली क्लास में यानी अगले जो हमारा सेशन होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का उसमें जो है इसको हम डिस्कस कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिटस्टोन सेतु। देखते हैं भाई व्हिटस्टोन सेतु क्या है। चलो, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा। आंसर नंबर 6, व्हिटस्टोन सेतु। तो व्हिटस्टोन सेतु क्या है कि इस तरीके से यानी समांतर चतुर्भुज के रूप में 4 भुजाएं होती हैं जिसमें क्या लगा होता है, प्रतिरोध लगा होता है, ठीक है। इस तरीके से प्रतिरोधों को हम एक समांतर चतुर्भुज के रूप में व्यवस्थित करते हैं, ठीक है। और बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। इस तरीके से प्लस माइनस, ठीक है। अब इसमें धारा हमारी आई प्रवाहित हो रही थी, यहां से ये धारा 2 पार्टों में टूट जाएगी, इधर I1 गई और इधर I2 गई, ठीक है। इधर I1 हो गई और इधर I2 हो गई, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं P, इसको लिख देते हैं Q, इसको लिख देते हैं R, इसको लिख देते हैं S, ठीक है। चलिए अब देखिए बैलेंस कंडीशन क्या कहता है कि जब ये हमारा बैलेंस पोजीशन में यानी जब गैल्वेनोमीटर में किसी एक को हम इस तरीके से बैरी करते हैं, यानी इसमें जो हमारे 3 जो है यानी ये तीनों हमको पता होता है, एक अननोन होता है, ये क्या होता है अननोन होता है, यानी इसकी वैल्यू हमें निकालनी रहती, ये हमें पता नहीं है। तो इसकी वैल्यू को हम कुछ इस प्रकार से सेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा कोई एक वेरिएबल होता है, मान लो यहाँ पे हमें 10 ओम का प्रतिरोध लगा दिया गया है, हमें पता नहीं कि वो एक्चुअली में 10 ओम है। यहाँ पे हम किसी एक को वेरिएबल कर देते हैं इस,
ठीक है, वेरिएबल प्रतिरोध बनाते हैं और इसको इस तरीके से इसमें सेट करते हैं कि इसमें जो विक्षोभ है गैल्वेनोमीटर में वो बिल्कुल जीरो आ जाए, यानी तब हम कहते हैं व्हिटस्टोन सेतु हमारा बैलेंस कंडीशन में है। अब जब बैलेंस कंडीशन में आ जाता है तो तुरंत अब किरचॉफ का नियम अप्लाई करो। इधर बंद पास 1 हो गया, इधर 2 हो गया, तो बंद पास 1 में किरचॉफ का नियम जब अप्लाई करोगे तो I1 इंटू पी माइनस I2 इंटू पी। क्यों? क्योंकि देखो यही पॉइंट है, इधर I1 जा रही है और इधर I2 एक दूसरे के अपोजिट है, इक्वल टू इसमें कोई, एक मिनट, R है, इसमें कोई आपकी बैटरी नहीं लगी है, बैटरी बिल्कुल बाहर है, यानी इक्वल टू 0। यहां से क्या मिला? I1 P इक्वल टू I2 R, इक्वेशन नंबर 1। आ जाओ दूसरे में, तो ये धारा आपकी इधर जाएगी और यही धारा आपकी इधर जाएगी, ठीक है। तो इसमें कौन सी धारा आ रही? I1, इसमें कौन सी जा रही? I2। दूसरे में जब किरचॉफ का नियम अप्लाई करेंगे तो I1 इंटू क्यू, I1 इंटू क्यू माइनस, यहां कैसे माइनस? देखो एक की दिशा ऐसे है, एक की दिशा ऐसे है, यानी एक इधर आ रही है, एक ऊपर जा रही है, ठीक है। देखो माइनस I2 इंटू एस इक्वल टू 0, तो यानी I1 क्यू माइन इक्वल टू I2 एस। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 से भाग करो, तो समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 से भाग करोगे तो I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा आपका P बाई क्यू इक्वल टू I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा R बाई एस। तो यही आपके व्हिटस्टोन सेतु का फार्मूला है, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है विभव मापी। तो विभव मापी जो है ये भी हमारा व्हिटस्टोन सेतु की तरीके से ही कार्य करता है, ठीक है। और विभव मापी के कुछ प्रयोग हैं। विभव मापी की सहायता से भी हम तार का प्रतिरोध निकाल सकते हैं और सेल के विद्युत वाहक बल की तुलना भी कर सकते हैं। तो इसके प्रयोग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और विभव मापी को आपको प्रैक्टिकल भी करना है, यानी विभव मापी का प्रैक्टिकल भी आपको करना है अगर स्कूल खुलेगा तो, ठीक है। और आई थिंक वैसे 21 सितंबर से शायद स्कूल आपके ओपन हो जाएं। चलिए आंसर नंबर 7। तो सबसे पहले इसमें हम थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए तो ध्यान से देखिए, विभव मापी में क्या होता है कि ए बी कोई हमारा 1 मीटर का लंबा तार होता है, ठीक है। या मान लेते हैं इसकी लंबाई हमारी कितनी है, L है। इसकी लंबाई हमने ले लिया कितना है, L है। ये एक बैटरी है हमारी B, जिससे धारा इधर इस तार में प्रवाहित हो रही है और यहाँ पर एक हमारा क्या है, वेरिएबल प्रतिरोध है, यानी जिसको हम क्या कर सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। ये हमारा विभव मापी भी व्हिटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करने वाला यंत्र है, ठीक है। देखिए इसमें होता क्या है कि यहाँ पे एक हम सेल लेते हैं जिसका हमें विद्युत वाहक बल निकालना होता है, ठीक है। एक सेल हमने लिया है जिसका विद्युत वाहक बल हमें निकालना। तो देखिए कैसे निकालना है, सेल को, ठीक है, सेल का प्लस सिरा यानी धन सिरा बैटरी वाले धन सिरे से जहां पे ए कनेक्ट है यहीं पे इसको हमने जोड़ दिया और माइनस सिरे पर एक गैल्वेनोमीटर जोड़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या काम करते हैं कि इस गैल्वेनोमीटर में एक हम जॉकी यानी सर्पी कुंजी लगाते हैं जिसको अपनी इच्छा अनुसार बैरी करा सकते हैं, ठीक है। तो जब इस कुंजी को हम इधर उधर बैरी करा रहे हैं तो यहाँ पे 3 स्थितियां हमको मिल रही हैं। ये मान लेते हैं J1 की कंडीशन है, ये J2 है और ये J है। तो अगर हम J1 पर टच कराते हैं तो गैल्वेनोमीटर में देख रहे हैं विक्षेप इधर आ रहा है, J2 पे टच करा रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उस साइड हो रहा है। तो यानी एक बार इधर कर रहे हैं तो इधर हो रहा है, उधर कर रहे हैं तो इधर हो रहा है। यानी इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर जॉकी को टच कराएंगे तो हमें गैल्वेनोमीटर में विक्षेप बिल्कुल क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा क्या है, J है, जहां पे हमने टच कराया तो विक्षेप बिल्कुल 0 मिला। अब ये बैलेंस की कंडीशन में बिल्कुल हो गया। किसकी कंडीशन में हो गया, बैलेंस कंडीशन में हो गया। तो चलिए जब ये हमारा बैलेंस कंडीशन में हो गया, ठीक है, तो देखते हैं इस तार के सिरों के बीच में जो विभवांतर है। भाई देखिए ये बैटरी का पॉजिटिव सिरा, जैसे जैसे हम दूरी के सापेक्ष बढ़ते जाएंगे इसके विभव के मान में क्या हो जाए, पतन होने, विभव की
घटता चला जाएगा। मान लेते हैं प्रति सेंटीमीटर लंबाई की जो विभव है वो कितनी है, रो है। ठीक है, तो यानी हम मान ले रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर लंबाई के तार का प्रतिरोध कितना है, रो है। 1 सेंटीमीटर लंबे तार का या 1 सेंटीमीटर लंबी तार का प्रतिरोध रो है। क्या माना गया कि 1 सेंटीमीटर लंबी तार का प्रतिरोध कितना है, रो है। तो विभव प्रवणता कितनी हो गई, विभव प्रवणता यानी विभव के मान में होने वाला परिवर्तन कितना हो जाएगा। विभव प्रवणता को हम के से डिनोट कर ले रहे हैं, के इक्वल टू आई इंटू तार के प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध। के इक्वल टू क्या हो गया, रो इंटू एल। तो विभव प्रवणता मिल गया। ठीक है, जब विभव प्रवणता मिल गया तो तार के सिरे ए और बी के बीच का कुल विभवांतर V इक्वल टू कितना हो जाएगा, के इंटू एल, के इंटू एल। अब ऐसी कंडीशन में यानी शून्य विक्षेप की स्थिति में, शून्य विक्षेप की स्थिति में जो तार ए बी के सिरों का बीच का विभवांतर होगा वही विभवांतर किसका होगा, सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर हो गया। यानी E इक्वल टू क्या हो जाएगा, B। कौन सी कंडीशन में, संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में। ठीक है, तो वैल्यू रखो V की, तो E इक्वल टू क्या हो गया, K इंटू एल या E इक्वल टू आई रो इंटू एल। ठीक है, तो ये आपके विभव मापी के द्वारा किसी सेल के विद्युत वाहक बल को निकालने का फार्मूला है। ठीक है, तो ठीक इसी तरीके से हमें क्या है, किसी भी सेल के अगर विद्युत वाहक बल की तुलना करनी हो तो यहीं पे एक सेल और लगा दो। ठीक है, एक सेल आप और लगा दो, इसका E1 मान लो, इसका E2 मान लो। ठीक है, इसके लिए मान लो हमने यहाँ पे टच कराया तो एक सिचुएशन मिल गई। ठीक है, तो E1 बराबर एक समीकरण K इंटू L1 बन जाएगा, E2 बराबर इसी तरीके से अब इसको ऑफ कर देना, E1 को E2 को ले लेना, तो E2 बराबर फिर टच कराओगे तो E2 बराबर मिल जाएगा K इंटू L2, फिर दोनों में भाग कर देना तो विद्युत वाहक बल की तुलना हो गई, E1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2। ठीक है, और इसी विभव मापी के द्वारा सेल के आंतरिक प्रतिरोध निकालने के लिए भी कभी कभी पूछता है, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे सेल की जगह हम क्या करेंगे, सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी बना लेंगे। ओके, तो इतने क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे हमने आपको डिस्कस कर दिया है। अब फिर मंडे से हम लोग अपने सिलेबस पर काम करेंगे। ठीक है।